अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन के साथ। नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को मानना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और हमारी मकसदियत भी यही है इन वीलॉग्स की कि आपको कानून के बारे में मुकम्मल आगाही हो सके। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा, और वो सवाल जो है वो प्रॉपर्टी की सेल से मुतल्लिक था। वो प्रॉपर्टी की सेल डीड जिसे आप कहते हैं या जिसे आप रजिस्ट्री कहते हैं उसके मुतल्लिक था और बड़ा एक वैलिड सवाल था। वो सवाल ये है कि जनाब, मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसकी मालियत 1 करोड़ के लगभग है। सवाल मेरा ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई 13 से 14 लाख रुपए तक अखराजात आ रहे हैं उसकी सेल डीड के ऊपर, उसकी रजिस्ट्री के ऊपर। तो क्या ये मुमकिन है कि मैं आज सेल डीड करवाए बग़ैर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी में जो है उसका इतना अखराजात करूं, उसके ऊपर 15-16 लाख रुपया या जितना भी उनके पैसे आ रहे हैं वो मैं लगाऊं, क्योंकि मैं जो है वो ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट के खाते में जाने हैं, मुझे इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ये जब मैं उनसे फर्दर पूछा कि आप क्या प्रॉपर्टी आगे बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी को रखना चाहते हैं, तो उनका ये कहना था कि हाँ, मैं प्रॉपर्टी को रखना चाहता हूँ, मैं उसको आगे फ़रोख्त नहीं करना चाहता, लेकिन इसके बावजूद मेरे ज़हन में ये है कि जनाब ये 15 लाख रुपए के लगभग जो अमाउंट है, जो रकम है, ये मैं ज़ाया कर रहा हूँ, मुझे इसको नहीं खर्च करना चाहिए। क्यों मेरे ज़हन के अंदर ये फीलिंग आ रही है? क्या ये दुरुस्त है? क्या मैं कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के अंदर हूँगा? क्या मेरी प्रॉपर्टी जो है वो लीगली प्रोटेक्टेड होगी? देखिए, सरे दस्त आपको बताऊँ कि आपकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह जो है वो बड़ी लंबी इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा कि देखिए, अगर वो शख्स जो है जिसने आपको प्रॉपर्टी फ़रोख्त की है, एक सिनेरियो ये है कि आपने अगर प्रॉपर्टी फ़ौरी तौर पर आगे फ़रोख्त करनी है, आपके पास जो है वो बायर मौजूद है, तो आपने एग्रीमेंट टू सेल किया जिसे आप बयाना बोलते हैं। तो आपने बाद में कहा कि जनाब ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम करवाने की बजाय आप ये फ़लाँ शख्स के नाम पर ट्रांसफ़र करवा दें, क्योंकि मैंने इनको फ़रोख्त कर दी है। उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट मिला या नहीं मिला वो उस चीज़ से क़ते नज़र वो एक अलग सिनेरियो है। उसके अंदर ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई, आपने जिस गुज़श्ता या प्रीवियस ओनर से ख़रीदी उसके साइन अंगूठे एक सेल डीड के ऊपर हो गए और वो प्रॉपर्टी आगे जिसको आपने कहा उसके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। ये सिनेरियो ठीक है, इसके अंदर कोई कानूनी लकूना नहीं है, प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र हो गई, आपकी मंशा के मुताबिक हुई। लेकिन आपका ये कहना है कि जनाब मैं सिर्फ उनसे जो है वो ये लिखवा लेता हूँ एक स्टैम्प पेपर कि आपने उनको सारी रकम अदा कर दी है और मैं आपसे उनसे जो है वो कोर्ट के अंदर एक बयान भी करवा लेता हूँ। देखिए, कोर्ट के अंदर आपने बयान करवा लिया, कोर्ट ने आपने जो बयान करवाया उसके अंदर भी कोर्ट आपको कहेगा कि भाई इसको आप जाके रजिस्टर करवाएं। आपने जो डिक्री कोर्ट से लेनी है इस सेल के मुतल्लिक वो लीगली रिक्वायर्ड है और अगेन उसके ऊपर उतने ही पैसे आएंगे जितने सेल डीड पे आ रहे हैं। तो लिहाजा आपको ऊपर से चक्कर लगा कर आने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उनसे रजिस्ट्री करवाएं। ये कानूनी तौर पर क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हम देखते हैं हमारा एक कानून है जिसे आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, और वो 1872 का है, पुराना है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी तरामीम आ चुकी हैं, अमेंडमेंट आ चुकी है, वो अप टू डेट है। उसका सेक्शन 54 है, यानी सेक्शन 54 है, उसको पढ़े देते हैं कि वो आपको मजबूर करता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी किसी से ख़रीदें तो वो उसके लिए आपको सेल डीड करवानी पड़ेगी। कुछ जगह पे सेल डीड एग्जम्पशन भी है, वो क्या है वो पढ़ते हैं। सेल डिफाइंड सेक्शन 54 या 54, सेल इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised। तो ये अगर आप देखें कि इस सेक्शन के अंदर उन्होंने सेल को डिफ़ाइन किया कि सेल क्या है, कि सेल जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, ओनरशिप का इंतकाल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड, यानी कंसिडरेशन, कोई आपने पैसे उनको अदा किए हैं उसके इवज़ जो है वो आपको, या आपने प्रॉमिस किया या कुछ पे कर दिया, कुछ प्रॉमिस किया, तो वो सेल कंसीडर होगी। अब अगली जो इसके अंदर क्लॉज़ है वो आप स्क्रीन पर गालबन देख भी पा रहे होंगे, वो बता रहा है कि सेल होती क्या है। उसको पढ़े देता हूँ आपके लिए। सेल हाउ मेड, यानी कि जो बिकना है प्रॉपर्टी का वो किस तरह से होगा, वो बताते हैं। सच प्रॉपर्टी इन केस ऑफ टेंजिबल
इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको छुआ जा सकता हो और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, सामने नज़र आ रही हो, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, जिसकी मालियत 100 रुपये के करीब हो या हो 100 रुपये और अपवर्ड और इससे ज़्यादा हो, और इन द केस ऑफ अ reservation or other intangible things can be made only by a registered instrument। तो इन्होंने बता दिया कि भाई आप जो प्रॉपर्टी है उसकी सेल होगी कैसे, कि आपने रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट करवाना है। अब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से मुराद रजिस्ट्री है, जिसे आप जो है बैनामा रजिस्टर कहते हैं, उसके अलावा ये नहीं होगा। अगला इसका क्लॉज है, वो कहते हैं इन केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज़, ये 100 रुपये से कम आजकल प्रॉपर्टी है ही नहीं कोई। सच ट्रांसफ़र में बी मेड ईदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अगर 100 रुपये से कम कोई है प्रॉपर्टी, आजकल 100 रुपये से कम कहाँ है, तो ये तो फिर आप बिल्कुल ना होने वाली बात। अच्छा, वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन से भी हो सकती है, उसके अंदर सेल डीड की ज़रूरत नहीं है, 100 रुपये से कम वाली हो। अगला वो कह रहे हैं डिलीवरी ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर places the buyer or such person as he directs in possession of the property, कि वो उसको पोजेशन दे दे या उसके शख्स को पोजेशन दे दे। लेकिन हमारा जो है पहले क्लॉज के अंदर मामला हल हो गया जब उन्होंने कहा जी कि सच सेल कुड ओनली बी पॉसिबल थ्रू द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। आपको रजिस्ट्री लाजमी करवाना है, अगर आप उसको नहीं करवाते तो आप यकीन माने कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुश्किलात आ सकती हैं और आपकी सारी जो मेहनत की कमाई है, क्योंकि जाहिर है 1 करोड़ रुपए के लगभग ये जो हमारे सब्सक्राइबर बता रहे थे एक बड़ी अमाउंट है, कम भी हो तो उसको आप सेल डीड के ज़रिए करवाएं। प्राइजेज़ बिल्कुल बड़ी हैं सेल डीड की, उसको आप अवॉइड ना करें, क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है या रहना है तो आपको एक लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कल को शख्स फोत हो जाए, उसके बच्चे आगे आपको ना करके दें या उनका आपस में झगड़ा शुरू हो जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मुश्किल जो है वो सिचुएशन हो सकती है। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि ये आपको पसंद आई होगी हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी डिस्कशन। किसी नई वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए विद दिस रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।